अनुवाद प्रक्रिया समस्या सर और अब ठीक है, समाधान। प्रशासनिक अनुवाद ठीक है, समझ प्रक्रिया गए। अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद प्रक्रिया समस्या और समाधान, ये हम भाषा शिक्षण की तरफ से ये प्रस्तुति दे रहे हैं। देखिए प्रशासनिक क्या है, इसमें हम जिन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे वो हमारे बिंदु हैं। पहला है प्रशासनिक अनुवाद, इसके बारे में एक छोटा सा परिचय मैं दूंगा। इसके बाद दूसरा है भारत सरकार की राजभाषा नीति, ये थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी होगा, क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक प्रशासनिक अनुवाद नहीं समझ पाएंगे। आप लोग स्पीकर ऑफ रखेंगे, जब मैं कहूँगा तब फिर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है प्रशासनिक अनुवाद से संबंधित सरकारी आदेश, इसका कुछ अंश हम साझा करेंगे आपके साथ। इसके बाद जो तीसरा है वह है शब्दावली और शब्दकोश पर चर्चा करेंगे, यह भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इस विषय पे बात करेंगे। इसके बाद जो हम अगली चर्चा करेंगे वह है शब्द चयन के सूत्र, मतलब हम कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका सूत्र क्या होगा, कैसे। जैसे मान लीजिए एक शब्द है डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए कोई निदेशक कहेगा, कोई निर्देशक कहेगा, तो हमें कौन सा शब्द वहाँ लेना है प्रशासनिक अनुवाद के लिए। उसके बाद जो अगली चर्चा होगी प्रशासनिक अनुवाद का कुछ उदाहरण। मैंने शुरू करते ही आप लोगों को 2 लाइन बताया था। मैंने पहली लाइन जो आपको दी है वह है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर, ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन मैंने आपको जो बताया है वह है आई एम टू से। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए इसको। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर पहली लाइन है, और आई एम टू से ये 2 लाइन मैंने दिया, और अंत में अभ्यास सत्र में मैं इस पर चर्चा करूंगा। अब इसका अंत आई एम टू सबमिट, हाँ आई एम टू सबमिट, दैट्स ऑल। अधूरा ही लाइन है, लेकिन अधूरे का ही करना है, एक खंड है। ठीक है, चलिए अब हम प्रशासनिक अनुवाद शुरू करें। इसके पहले हमें यह जानना होगा कि प्रशासन क्या है। पता है आप लोगों को प्रशासन क्या है? प्रशासन का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए पहले ब्रिटिश सरकार थी, उसके पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही भाषा वहाँ की जो प्रजा है उनको करनी पड़ती है। एक समय था भारत में जब संस्कृत का प्रचलन था, फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बदला, अरबी फारसी का प्रचलन हुआ, और अरबी फारसी के प्रचलन के बाद फिर समय बदला, अंग्रेजी का प्रचलन हुआ। ये 3 रूप जो हमने देखा है वास्तविक रूप। तो जो भी प्रशासक रहा है, मान लीजिए आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो पश्चिम बंगाल की जो भाषा है राजनैतिक भाषा, अर्थात जो मान्य है संविधान के अनुसार, वह यहाँ की प्रशासनिक भाषा है। जैसे पश्चिम बंगाल में नेपाली, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी को मान्य किया गया है, इसी तरह से हरियाणा में हिंदी को माना गया है, अंग्रेजी माना गया, शायद उर्दू भी माना गया होगा। पंजाब में पंजाबी है, गुरुमुखी, और इस तरह हर राज्य की अपनी अपनी एक भाषा है, प्रशासनिक भाषा है। लेकिन चूंकि हम लोग विशेष रूप से हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा के प्रशासनिक अनुवाद का स्वरूप हम ये मान करके चलें कि प्रशासन जिस भाषा का प्रयोग करती है वह प्रशासनिक भाषा है। अगर प्रशासन अंग्रेजी का प्रयोग करती है तो हम उसका अनुवाद हिंदी में करते हैं, या हिंदी करती है तो अंग्रेजी में करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक भाषा हिंदी है। अब इसमें एक बात और आती है कि अगर आप भारत की प्रशासन व्यवस्था देखें तो इस प्रशासन व्यवस्था में प्रशासनिक अनुवाद का बहुत विशेष संबंध है। कैसे संबंध है? भारत का जब संविधान बना, भारत की आज़ादी के बाद, तो संविधान में कुछ धाराएं निर्धारित की गई, मैं उसके बारे में भी अभी बताऊंगा। कुछ धाराएं निर्धारित की गई कि ये धाराएं हैं वो राजभाषा से संबंधित होंगी। अगर मैं राजभाषा कहूँ तो सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजभाषा में कई चीज़ें आती है, जैसे संसद की भाषा क्या हो, न्यायालयों की भाषा क्या हो, राज्यों की भाषा क्या हो, राज्य के सदन में चलने वाली भाषा क्या हो, ये सब कुल मिलाकर के राजभाषा होती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हम हिंदी से संबंधित पढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदी पर हम विशेष फोकस करते हुए आगे चलेंगे। अनुवाद जो है प्रशासन व्यवस्था, हमारे प्रशासन की निरंतर आवश्यकता है। निरंतर आवश्यकता इसलिए है कि भारत का संविधान यदि आप देखें तो उसमें कहा गया है कि प्रारंभ में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या हिंदी के साथ साथ सहभाषा के रूप में 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।
अब अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा तो संविधान में यह भी है कि हिंदी कैसे कैसे करें। तो इसके लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ी। अनुवाद की जब आवश्यकता पड़ी तो अनुवाद अधिकारी और राजभाषा अधिकारी की आवश्यकता पड़ी। इसलिए संवैधानिक प्रावधान है कि हर सरकारी अनुभाग या PSU अपने यहाँ एक अनुवादक नियुक्त करता है। अब मैंने पहले ही बताया कि ब्रिटिश राज की जब समाप्ति हुई थी तो हिंदी को राजभाषा बनाया गया, राजभाषा अधिनियम बना, राजभाषा नियम बना, राजभाषा अधिनियम नियम बना, फिर राष्ट्रपति जी का आदेश आया। तो इन सब के तहत हिंदी को प्रशासनिक भाषा बनाया गया और इस प्रशासनिक भाषा के अनुरूप ही बाकी चीजें व्यवस्थित की गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखें कि प्रशासनिक कार्य का संबंध कार्यालयों के आंतरिक प्रशासन से है और लोक व्यवस्था से है। ठीक है, कार्यालयों के आंतरिक प्रशासन और लोक व्यवस्था से। अगर हम कहें कार्यालयों के आंतरिक प्रशासन और लोक व्यवस्था, आंतरिक प्रशासन मतलब ऑफिस के अंदर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसका आपका आंतरिक व्यवस्था हो गई। और जो लोग कार्यालय के बाहर पत्र भेजते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी नियुक्ति हुई, किसी विभाग में आपकी नियुक्ति हुई, तो नियुक्ति से संबंधित आपको जो पत्र भेजा गया वह कार्यालय के बाहर भेजा गया, तो इसलिए वह व्यवस्था कार्यालय की बाहर की व्यवस्था कही गई। इन दोनों के बीच में अनुवाद का एक बहुत बड़ा रोल है, तो एक व्यवस्था यहाँ हो गई। उसके बाद फिर हम जब इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या होता है। प्रशासन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टिप्पण लिखते हैं। इस विषय पे मैं फिर विशद चर्चा फिर कभी करूंगा। टिप्पण के बाद प्रारूपण कहते हैं, प्रारूपण के बाद आता है सार लेखन, सार लेखन मतलब प्रेसिज राइटिंग, और उसके बाद सार लेखन के बाद प्रतिवेदन आता है, रिपोर्ट आता है, और कई इस तरह की कई चीजें आती है जो आंतरिक व्यवस्था है। और बाह्य व्यवस्था में पत्राचार है, जैसे शासन के साथ पत्राचार, दूसरे विभागों के साथ पत्राचार। और प्रशासनिक जो पत्राचार है उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसमें प्रशासनिक शब्दावली की विशेष व्यवस्था रहती है। प्रशासनिक शब्दावली का मतलब क्या हो गया, हर विभाग के लिए एक एक, जैसे मान लीजिए आप कोर्ट में काम करते हैं तो कोर्ट में काम करने वालों का न्यायिक शब्दावली है, जो लोग प्रशासन में काम कर रहे हैं उनकी प्रशासनिक शब्दावली है। तो इस तरह से जो भी विभाग है जहां आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार आपकी एक प्रशासनिक शब्दावली है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। उसके बाद आता है प्रशासनिक भाषा जो है वह आम बोलचाल की जो भाषा है और साहित्यिक भाषा है उससे काफी भिन्न है। कैसे भिन्न है, जैसे मान लीजिए हम बोलचाल में बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके उच्च अधिकारी हैं, उनको कोई राम राम साहब बोल दिया, कोई सलाम वालेकुम साहब बोल दिया, हाँ कोई नमस्कार सर बोल दिया, ये है। लेकिन जब आप प्रशासनिक रूप में पत्राचार करेंगे तो उनकी वह भाषा अलग रहेगी। उसके बाद कहा जाता है प्रशासनिक पत्राचार का प्रारूप अक्सर कर्मवाच्य में होता है। कर्मवाच्य का मतलब होता है, आप लोगों ने वॉइस पढ़ा होगा, पैसिव वॉइस है। ठीक है, और इसे हमें हमेशा थर्ड पर्सन लिखते हैं। ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिए। ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस जो भी होगा प्रशासनिक पत्राचार पैसिव वॉइस में होगा और थर्ड पर्सन में होता है। ये प्रारूप में फिर आगे बताता हूं। दूसरी बात यह होती है कि चूंकि अधिकांश पत्राचार आम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तो इसकी भाषा जो है वह सरल भाषा होगी और लोग समझ पाए वो होगी, इसलिए अनुवाद भी इसका सरल और उस रूप में होगा। फिर भाषा अत्यंत औपचारिक होगी। आपको मालूम है आप अधिकारी हैं और आपके मातहत कर्मचारी हैं, तो अमूमन बातचीत में कर्मचारी को सर नहीं बोला जाता है। कहीं देखा है कि आप लोगों ने कोई ऑफिसर आपको सर बोले, या फिर पूजा मैडम, सुची मैडम बोलता है? कोई अधिकारी कभी नहीं बोलेगा, नाम लेके पुकारेगा। लेकिन जब भी वह चिट्ठी लिखेगा तो चिट्ठी में आपको महोदय लिखेगा या फिर मैडम लिखेगा या सर लिखेगा। तो ये शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर बोल रहे आपका हाँ दो वीडियो ऑन है सर, शायद ऊपर पंखा
चल रहा है वो भी वीडियो ऑन है, 2 वीडियो ऑन है भाषा शिक्षक का। भाषा एक ओहो प्रेजेंटिंग जो हाँ, चल रहा है वो अलग, इसके अलावा 2 वीडियो ऑन है। चलिए बंद कर दिया, एक वीडियो बंद कर दिया, ठीक ठीक है। है। चलिए धन्यवाद पूजा जी। तो मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि अ, औपचारिकता जरूरी है, शिष्टाचार जरूरी है वहाँ, ठीक है। इसके बाद आता है भारत सरकार की जो राजभाषा नीति है। अगर राजभाषा नीति आप देखें तो राजभाषा अधिनियम जो बना था, कब बना था, किसी को याद है? याद है आप में से किसी को? हाँ सर। नहीं याद है, कब है बताइए? हाँ सर। कब बना था राजभाषा अधिनियम? 1963 सर। उसके बाद उसको संशोधित किया गया कब? सर 16 मई 1963। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये जो 1976 मैं अब नहीं सर, आऊंगा, 97 और 76 1967, संशोधित किया गया। 3 1967 जनवरी को हुआ था ना? 1965 को। 65, किसी ने 63 कहा और किसी ने 67 कहा। 67 संशोधित, हाँ बोलिए ऋषिकेश। सर संशोधित 68 और 76 में आया था। ठीक है, चलिए अच्छा है, आप लोगों को याद है, नहीं याद है तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) है। धारा 3(3) का मतलब है कि उसमें तीसरी धारा और उसका तीसरा नंबर पैरा। धारा 3(3) में कुल 14 तरह के कागजात आते हैं। वो जो 14 तरह के कागजात हैं उसका द्विभाषी करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने वो कागजात सिर्फ अंग्रेजी में रखा या सिर्फ हिंदी में जारी किया तो आप सफल नहीं माने जाएंगे, सक्षम नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो उसको अनुवाद करना है तो अनुवाद की जरूरत है। उसके बाद आप अनुच्छेद 351 351, ये भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है और भारत के संविधान का ही अनुच्छेद 351 है। उसके अनुसार अगर शॉर्टकट में हम कहें तो भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, अगली लाइन देखिए, जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भंडार से मुख्यतः संस्कृत के और गौरतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, संविधान कहता है 351 अनुच्छेद कि हमें संस्कृत से या फिर स्थानीय भाषाओं से शब्द लेना हिंदी में, लेकिन जब हम लोग हिंदी लिखते हैं तो अधिकांश हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। हाँ या ना? कोई बताइए। जी सर। इसका मतलब है कि हम लोग संविधान का क्या कर रहे हैं, हम लोग भारत के संविधान की अवहेलना कर रहे हैं और संविधान की अवहेलना सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। 351 कहती है जब भी आप अनुवाद करेंगे, चूंकि मैं अनुवाद बता रहा हूं, जब भी अनुवाद करेंगे इसको नोट कर सकते हैं आप लोग कि जो शब्द लेंगे वो संस्कृत से लेंगे। संस्कृत के शब्द नहीं मिलते हैं तब अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करेंगे। अन्य भाषा जैसे बंगाल में बंगला से, गुजरात में गुजराती से, मराठी से, कोई भी भाषा का जो शब्द आसान लगे। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन है। जैसे मैं अगर नाक कहूं तो नाक का मतलब नोज होता है अंग्रेजी में, NOSE, लेकिन तेलुगु में नाक शायद जीभ को कहते हैं। वहां कंफ्यूजन होने का डर है, तो आप ऐसा ना करें कि वहां जाके नाक लिख दें, ठीक है। वहां कंफ्यूजन हो जाएगी और आपको हाँ बोलिए। अगर जैसे कंफ्यूजन है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे? तो वहां आप प्रशासनिक शब्दावली के शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप प्रशासनिक शब्दावली मंगा के रखेंगे, जिस विभाग में जाएंगे सिर्फ 10 रुपए में भारत सरकार देती है। उसके बाद अगला है, ये सब चर्चा मैं लास्ट में लूंगा। उसके बाद जो अगला अंश मैं बताना चाह रहा हूँ, हाँ बोलिए। तो उसके लिए अलग, जो मतलब इसके लिए शब्दावली अलग से याद करना पड़ेगा? मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रश्न अपना नोट करते चलिए, सत्र के अंत में मैं चर्चा लूंगा। 10 मिनट आप लोग जाइएगा नहीं छोड़ के, ठीक है। चलिए मैं अगला बता रहा हूं। संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद आवश्यक है। अर्थात जो भी कानून बनता है उसका हिंदी अनुवाद भी आता है। आप देखिएगा 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, वैसे प्रयास रहता है कि उसी दिन दोनों जारी हो साथ में। भारत सरकार गजट निकालती है, वो भी हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में जारी होता है। तो जो कुछ भी संविधान के अधीन है
वह सब द्विभाषी रूप में जारी किया जाएगा। यह हो गया आपका भारत के संविधान का एक और प्रारूप। राजभाषा अधिनियम जो है वह 1963 में बना था, सबसे पहले 1963 में बना था, बाद में उसका संशोधन हुआ है 1967 में। बोलिए। हाँ सर, 67 और 76। 76 का राजभाषा नियम बना है, अधिनियम नहीं। 76 बना है सर। मैंने पहले बताया अधिनियम, नियम, अधिनियम। पहले अधिनियम बनता है फिर नियम बनता है। चलिए आप देख लीजिएगा, भारत का संविधान रेफर करिएगा। भारत के राजभाषा अधिनियम 1963 का 67 में फिर संशोधन हुआ है, यथा संशोधित इसलिए मैंने लिखा है। उसका नियम 5 कहता है कि केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, जो मैं आपको अब बताया हूं, ये द्विभाषी में होना चाहिए। ठीक है, अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यही फिर कहता है कि नियत दिन जो है, नियत दिन से ही उन सब विधेयक, मैंने बताया आपको, जो भी संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किए जाने हो या संशोधन किया जाना हो या वहां प्रस्तावित हो, जो कुछ भी हो, उसका पाठ अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होगा। और यही एक तथ्य है जिसके कारण हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारियों की भर्ती होती है। ठीक है, अगर यह संविधान में नहीं होता। हाँ बोलिए। नियत दिन क्या होता है सर? नियम 3 वो अनुच्छेद में आपको नियत दिन क्या होता है सर? नियम 3 जो भारत के संविधान का अनुच्छेद है। नहीं सर, नियत दिन कुछ लिखा था ना पहले इसमें। हाँ, धारा 3 मैंने बताया। 1900 धारा 3 में क्या है, 14 तरह के जो कागजात हैं वो कागजात आपके अंग्रेजी में आएंगे। ठीक है, सॉरी द्विभाषी आएंगे। अब मैं एक और चिट्ठी राजभाषा का आपको दिखाने जा रहा हूँ, स्क्रीन पे मेरे आ रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा, जो सरल हिंदी के संबंध में एक सरकारी आदेश है। अमूमन होता क्या है कि आप देखेंगे कि ज़्यादातर सरकारी आदेश इतने कठिन हिंदी में आते हैं जिसका हम कोई समझ नहीं पाते। आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि उसको समझ नहीं पाते तो उसका हिंदी रूप हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, हिंदी रूप कठिन होता है, मैं गलत बोल गया। समझ नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, हिंदी रूप कठिन होता है तो हम उसके अंग्रेजी रूप का ही अनुपालन करते हैं। अब ये देखिए, ये सुमित जैरत साहब हैं, डॉक्टर सुमित जैरत IAS हैं, और ये साहब हैं राजभाषा के गृह सचिव हैं, भारत सरकार राजभाषा के गृह सचिव हैं। पेज खुल रहा है। इन्होंने अभी हाल ही में 17/9/2020 को एक चिट्ठी जारी किया था। राजभाषा के वेबसाइट पर यह चिट्ठी आपको मिल जाएगी। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूं। इसमें इन्होंने हर सरकारी विभाग को भेजा। देखिए, इसको DO लेटर बोलते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। हिंदी में अर्ध सरकारी पत्र इसे कहा जाता है। देखिए, उन्होंने पत्र के उसमें लिखा हुआ है, देख पढ़ पा रहे हैं आप लोग कि और बड़ा करूं इसको? सुमित जैरत साहब ने लिखा है, डॉक्टर क्लियर है सर, क्लियर है। देखिए, उन्होंने लिखा है सरकारी कामकाज में सरल हिंदी के प्रयोग के लिए नीति निर्देश। इसमें इन्होंने ये कहा है कि देखिए, कुछ मद है, केंद्रीय हिंदी समिति जो है वह देती है कि सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी का अंतर कम करें। मद संख्या 14/5 में लिखा है, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करें। उसके बाद इन्होंने कहा है दूसरी भारतीय भाषाओं से 10-10 अच्छे शब्द की खोज कर हिंदी भाषा में जोड़ा जाए। फिर उन्होंने कहा है सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में बाधक है। क्यों बाधक है? आप कोई भी सरकारी हिंदी देखेंगे तो लगेगा कि बहुत कठिन हिंदी लिखी हुई है, तो उससे हम लोग तौबा कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि आप आसान हिंदी लिखिए। इन्होंने आगे लिखा है कई बार अनुवाद कठिन भाषा में किया जाता है, इस विषय को गंभीरता से देखनी चाहिए और इसके लिए अनुवाद सरल करना चाहिए। इसके कई मत हैं, देश की भाषाओं से हिंदी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है। हिंदी को सरल रूप में अपनाने के लिए सबसे पहला जो आदेश आया था 17 मार्च 1976 को आया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि सरकारी हिंदी कोई अलग किस्म की हिंदी नहीं है। लिखा है कि लिखने वाला अपनी बात खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है, यह जरूरी है। इसका मतलब है कि जब भी आप अनुवाद करें तो अनुवाद आपका ऐसा होना चाहिए
कि आप आसानी से समझ सके। ये ना हो कि आप लिख तो दिए, अनुवाद कर दिए, ना आपके समझ में आ रहा है ना सामने वाले के समझ में आ रहा है। ये अलग अलग चिट्ठियों का इन्होंने संदर्भ दिया है कि उसके अनुसार हर जगह ये कहा गया, देखिए कि 2010 में भी यही कहा गया कि अनुवाद में न केवल सरल और सुबोध शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि जहां तक हो सके वाक्य छोटे छोटे बनाएं और हर शब्द का अनुवाद करने की बजाय वाक्य का उसके अंश के भाव को हिंदी भाषा की शैली में लिखें। फिर इन्होंने कहा अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के आम इस्तेमाल में आने वाले शब्दों के कठिन हिंदी शब्द बनाने की बजाय उन्हीं शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए। ये चिट्ठी मैं आप लोगों को दे दूंगा। जो लोग टीचमेंट पे जुड़े हुए हैं उनको मैंने टास्क में ये दे दिया है कि आप लोग टास्क में इसको देख सकते हैं और वहां से देख करके आप इसको सर मतलब यहाँ लिप्यंतरण से है ना? हाँ, लेकिन हर शब्द का लिप्यंतरण नहीं करना है। सरकारी अनुवाद ध्यान रहे, परीक्षा में नहीं। परीक्षा की दृष्टि से ऐसा करेंगे तो आत्मदाह होगा। राजभाषा की जो वेबसाइट है उसका लिंक है www.rajbhasha.gov.in। उसमें जाने के बाद वेब पेज खुलता है, होम पेज, उसमें आदेशों का एक संकलन है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। बाद में अगर आप कहेंगे तो यह आदेश मैं दे दूंगा। विशेषकर उनके लिए है जिनकी नौकरी लग गई है या लगने जा रही है। ठीक है, अब हम अगली चर्चा जो करने जा रहे हैं, अगली चर्चा हमारी है शब्द चयन और शब्द निर्माण के ऊपर। इसके लिए मैंने आपको दो शब्द दिया है, इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन। इसका पर्याय आप बताएंगे क्या होगा? इंस्टीट्यूट का मतलब संस्था और एक का संस्थान। किसका संस्था और किसका संस्थान? इंस्टीट्यूट का संस्था हो जाएगा। हाँ, पहले वाले का संस्था सर। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? आपको पता है क्यों ऐसा करते हैं? चलिए मैं बताता हूं। यही चीज हमें समझना है शब्द चयन में या शब्द निर्माण में। जहां शैक्षणिक कार्य हो उसे संस्थान कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं भाषा शिक्षण आपको पढ़ा रही है तो भाषा शिक्षण संस्थान आप हिंदी में लिखेंगे, भाषा शिक्षण इंस्टीट्यूट, इस तरह जहां पढ़ाई का काम हो संस्थान होगा। लेकिन जहां इंस्टीट्यूशन लिख दिया जाएगा वह होगा संस्था। ठीक है, अक्सर हम लोग यह भूल करते हैं, हम लोग उलट फेर कर देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से दूसरा शब्द मैं आपको देता हूं। दूसरा शब्द है डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर सिनेमा का जब होगा वह निर्देशक होगा, और डायरेक्टर जो कार्यालय का होगा उसे निदेशक कहा जाएगा। अंतर कैसे पता चले, इसके लिए कहा गया है कि जहां हाथ पैर और सिर हिलाकर बात कही जाए उसे निर्देशक कहेंगे। आप किसी फिल्म का निर्देशन देखें, अगर समय मिले यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं, तो जैसे डांस डायरेक्टर होते हैं, डांस डायरेक्टर जो भी होंगे वो डांस करके दिखाएंगे आपको, ऐसे ऐसे डांस करना है, चिन्नी प्रकाश वगैरह जो लोग हैं। उसके बाद जो फाइट डायरेक्टर होगा ना, वो आपको मार के दिखाएगा, तो उनको निर्देशक कहा जाएगा। लेकिन कार्यालय के मामले में अगर आप निर्देशक लिख देंगे तो वहां आप फेल कहे जाएंगे या गलत माने जाएंगे। ये जो गलती है निर्देशक और निदेशक वाली, पश्चिम बंगाल के क्या होगा ये बोल दीजिए। इंस्टीट्यूशन का मैंने आपको बताया है संस्था होगा। कार्यालय के लिए फिर क्या यूज होगा? कार्यालय में क्या चीज है? मीनिंग बता दीजिए। मीनिंग देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पे मिठू जी। इंस्टीट्यूट को हम संस्थान कहेंगे और इंस्टीट्यूशन को हम लोग संस्था कहेंगे, न हटा देंगे। इसके बाद डायरेक्टर का जो मैं कह रहा था, डायरेक्टर सिनेमा का क्षेत्र हो, नाटक हो, अभिनय जहां होता हो वहां निर्देशक कहेंगे। लेकिन कार्यालय में निदेशक कहा जाएगा, क्योंकि वहां हाथ पैर हिला के नहीं बोलते हैं। बोलते हैं क्या? आप लोगों ने बहुत डायरेक्टर देखा होगा, किसी ने देखा है डायरेक्टर हाथ पैर हिला के बोलते हो? हाथ पैर हिला के बोलेंगे तो मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो निर्देशक नहीं लिखेंगे। अब शब्द चयन की जो परंपरा है उसका जो प्रारूप है, एक तो मैंने बताया सही शब्द का चयन आपको करना है,
स्थिति के अनुसार। इसके बाद शब्द चयन में जो शब्द निर्माण की भूमिका आती है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अंगीकरण कहते हैं। अंगीकरण का मतलब होता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन में कहा गया है कि विदेशी शब्द जो प्रचलन में हो उन्हें जस का तस रख लिया जाएगा। जस का तस कैसे रखेंगे? जैसे मान लीजिए टिकट कहा जाता है, टिकट के लिए आप कठिन हिंदी ढूंढने के बजाय टिकट लिख दें। कंप्यूटर में एक चीज प्रयोग होता है गणेश जी के चूहा के जैसे, माउस। अगर आप कंप्यूटर का चूहा लिख देंगे तो वहां बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो ऐसे शब्द, हाँ, वो फिर वो बोलेंगे भाई चूहे बैठ के आप चले जाइए बाहर। तो जब भी आप प्रयोग करेंगे विदेशी शब्द जो प्रचलित हो गए हैं, जैसे टेबल प्रचलित हो गया है, मेज अभी बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो जैसे डोंगल आ गया, इस तरह के जो शब्द प्रचलन में आ गए हैं उनको जस का तस रख लेंगे। कहा जाता है कि जब 3 तरीका है। पहला तो एडॉप्ट करते हैं, दूसरा क्या करते हैं हम शब्द गढ़ते हैं, और तीसरा उसी से मिलता जुलता रूप रख लेते हैं। तो एडॉप्टेशन का एक और रूप है, उसमें है कि ऐसे शब्द जिसके लिए बार बार शब्द गढ़ना पड़े, उसके लिए आवश्यक है कि बृहद रूप में प्रयोग हो रहे शब्द ले लिया जाए। जैसे डीजल, पेट्रोल, मशीन, कंप्यूटर के पुर्जे, मशीन के पुर्जे, इन शब्द के लिए आप अलग से शब्द गढ़ने का प्रयास न करें। नहीं तो मान लीजिए आप कंप्यूटर के माउस को चूहा लिखेंगे, कोई व्यक्ति कुछ और लिखेगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए ये मास्क आजकल हम लोग लगा रहे हैं ना कोरोना काल में, मास्क के लिए किसी ने मुख पट्टी कहा, किसी ने नकाब कहा, किसी ने कुछ कहा। तो अलग अलग शब्दों की बजाय मास्क का प्रयोग ले लें, अच्छा है। या फिर अगर भारत सरकार ने कहा है कि नहीं हम इसका प्रयोग करेंगे तो उसकी तरफ जाइए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैं बता रहा था ये डायरेक्टर वाला हो गया, ये स्लाइड दोबारा आ गया है। इसमें अंगीकरण में क्या क्या अंगीकृत कर लेना है? माप तौल की जो इकाई है, सेंटीडेका, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इसको इसी रूप में हम ले लेते हैं। सीएम लिखते हैं सेंटीमीटर के लिए, केएम लिखते हैं किलोमीटर के लिए, लेकिन उसका एब्रिविएशन हिंदी में लिप्यंतरण न करें। या तो पूरा किलोमीटर लिखें या फिर अंग्रेजी वाला केएम आप वहां लिख लें। उसके बाद आता है दूरी की इकाई। विज्ञान का, गणित में जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा, या फिर ऐसे आता है ना कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के तो हो गए, मैथ्स में भी इस तरह के आते हैं। तो उन सबको आप लोग उसी रूप में ले लेंगे। उसके बाद रासायनिक सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र में क्या आता है? जैसे C2O या CO2। CO2 जो लिखा है हुआ है, क्या होता है CO2 पता है आप लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको नहीं पता तो उसको उसी रूप में लिख दीजिए, लिप्यंतरण भी नहीं करने की जरूरत है। अंगीकरण का मतलब होता है उसको उसी रूप में आप निकाल लीजिए, ठीक है। रासायनिक सूत्र जो है वह उसी रूप में ले लेंगे। तत्व या यौगिक चिन्ह, कई ऐसे चिन्ह होते हैं जिनका हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, फिजिक्स जो लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसको चिन्ह को उसी रूप में हमें ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जिसका अंगीकरण न हो सके, कई ऐसे शब्द हैं जिसको हम अंगीकृत नहीं कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा बहुत बदल के अपनी भाषा के अनुसार ढाल लेते हैं। कैसे ढाल लेते हैं? जैसे मान लीजिए इंटरिम लिखा है, इंटरिम अंग्रेजी का शब्द है, उसके लिए हम लोग अंतरिम लिख लेते हैं। एकदम इंटरिम को ही मोड़ दिया हमने। टेक्निक शब्द है ये अंग्रेजी का, टेक्निक के लिए हमने उसी को थोड़ा सा मोड़ करके अपनी भाषा के अनुसार ढाल लिया, तकनीकी कर दिया। फिर अगला शब्द हमने लिया एकेडमी, ACADEMY। एकेडमी के लिए हमने क्या कर लिया? अपने रूप में ढाल दिया अकादमी। और थोड़ा सा मतलब लाइटर साइड, इसको कोट मत करिएगा। जैसे हम लोग, हाँ बोलिए सर, जैसे ट्रेजेडी को बोलते हैं, क्या कह रहे हैं?
ट्रेजेडी को हमने त्रासदी कर लिया है, जैसे ट्रेजेडी के ट्रेजेडी के लिए त्रासदी कर लिया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग क्या होता है, राज्य की भाषा के अनुसार अंग्रेजी को हम लोग बोल लेते हैं। जैसे कई जगह स्कूल को ई स्कूल बोला जाता है, कहीं स्कूल बोला जाता है, ठीक है, कहीं स्कू इस तरह से बोला जाता है। वो बोल चाल में बोला जाता है, उसको अंगीकृत उस रूप में मत करिएगा। क्या गुड़िया? पंजाब हरियाणा उधर वाले सब स्कूल बोलते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाषा, ये मातृभाषा से वो एक दोष में आता है, उसके ऊपर कभी चर्चा करूंगा मैं। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल वाले या बिहार के जो लोग हैं, वो लोग ई का प्रयोग करते हैं, ई स्कूल, तो वो लिखते हैं तो आपकी भाषा गलत हो जाती है, ठीक है। तो उसका न प्रयोग करके, ये जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि ऐसे शब्द जिसका अंगीकरण न हो सके उनको भाषा की प्रकृति के अनुसार अपनी भाषा में डाल लेते हैं। बहुत ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है जिन शब्दों का न तो अंगीकरण हो सके, न ही भाषा की प्रकृति के अनुसार, यहाँ टाइपोग्राफिकल एरर है, न ही भाषा की प्रकृति के अनुसार उनको ढाला जा सके, वहाँ क्वाइनेज करते हैं। अब क्वाइनेज का मतलब क्या है? सिक्का गढ़ना। जो शब्द बनाते हैं वो भी गढ़ना माना जाता है, तो इसलिए हम वहाँ भी क्वाइनेज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कोरोना जब आया है, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिनके लिए हमें नए शब्द गढ़ने पड़े हैं। जैसे कोरोना, कोरोना के लिए हिंदी में शब्द नहीं था तो हमने कोरोना रूप में ले लिया, लेकिन मास्क के लिए या और भी कई चीजें हैं, RT-PCR है, इन सब के लिए नए नए शब्दों का सृजन हुआ। हमारे मित्र हैं जी, क्वारंटाइन, कई ऐसे शब्द, क्वारंटाइन, कोविड, कई ऐसे शब्द हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे एक मित्र हैं नागपुर में, डॉक्टर जयप्रकाश साहब हैं, तो उन्होंने 6 पन्ने का एक शब्द संकलन किया है, और जो नए शब्द कोरोना काल में हुए हैं उनका संकलन किया है। मैं कभी उनसे बोलूंगा, आप लोगों को साझा कर देंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, तो जहां अंगीकरण ना किया जा सके और ना ही भाषा की प्रकृति के अनुसार उनको ढाला जा सके, वहां हम नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन नए शब्दों के निर्माण में एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो शब्द हम बनाएं वो फर्टाइल हो। फर्टाइल का मतलब एक ही शब्द से कई शब्द बनाए जा सकें। कैसे बनाएंगे? उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके। और यहां आपका शुरू होता है पारिभाषिक शब्दावली का पाठ। पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा हम फिर करेंगे, क्योंकि आज पारिभाषिक शब्दावली नहीं, भटकना नहीं है। तो मैंने आपको बताया जो शब्द ने उसका पर्याय फर्टाइल हो तथा उसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर कई शब्द बनाए जा सकें। उदाहरण के लिए एक शब्द मैं देता हूं आपको, लॉ। लॉ को हम लोगों ने विधि लिखा है, संस्कृत का शब्द है। लॉ सामान्य अर्थों में प्रोसीजर के लिए होता है, मतलब प्रक्रिया। अब लॉ को मैं थोड़ा सा बदल दूं, अगर लॉ को मैं लीगल लिखूं तो लीगल के लिए हम कहते हैं विधिक। फिर इसको दूसरे शब्द में लिखूं, लीगल के आगे आई जोड़ दूं तो इलीगल, तो अवैध हो जाएगा, अ जुड़ गया, ठीक है, उपसर्ग जुड़ गया, अवैध हो गया। इसी तरह से तमाम आएंगे। लेजिस्लेशन आया है, लेजिस्ट्रेशन, ये गलत हो गया, लेजिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन होगा, उसे विधान कहा गया है, इसीलिए विधायिका या विधान मंडली कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द हैं, इसमें देखिए उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हम लोग नया शब्द गढ़ लेते हैं। तो जब शब्द नया बनाना हो तो वहां आप लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जो फर्टाइल हो, मतलब उससे और शब्द बना सकें। नहीं तो फिर आपका वह शब्द चलेगा नहीं, वो बंद हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो चलता नहीं वो शब्द मर जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा, अब धीरे धीरे अनुवाद की तरफ। हाँ बोलिए बोलिए। बोल रहे जैसे लीगल है तो लीगल है, लॉ है, तो हम लोग कानूनी लिखेंगे तो ये सब गलत हो जाएगा। मैंने पहले बताया, जहां तक संभव हो हमें प्रयास करना है कि हम संस्कृत के शब्द लें, नहीं तो स्थानीय भाषा के लिए नहीं मिलता है। अगर प्रशासनिक शब्दावली में उसको कानूनी लिख दिया गया है
तो आप कानूनी रूप ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है हम शब्दकोश बीच बीच में देखा करें, ठीक है, शब्दकोश और शब्दावली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है वह है जब तक अन्यथा कारण न हो। अंग्रेजी के शब्दों को पुल्लिंग में रखें, ठीक है, अर्थात जो अंग्रेजी के शब्द हम हिंदी में अंगीकृत कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर कर लिया तो कंप्यूटर चलाया गया, कंप्यूटर चलाई गई नहीं होगा। माउस, माउस को पुल्लिंग रूप में रखेंगे। ये नोट कर लीजिए आप लोग, जहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दिक्कत आती है उनके लिए बहुत अच्छा ये सूत्र है, फॉर्मूला है कि जब अन्यथा कारण न हो, कई बार कुछ और कारण से, वो मैं फिर लिंग बोध में चर्चा करूंगा इस पर, ठीक है। तो वहां अंग्रेजी के शब्दों को आप किस में रखेंगे, किस में रखेंगे बताइए? पुल्लिंग में। पुल्लिंग सर में ये रखेंगे। समझ में नहीं आया सर। मैंने बताया कि अंग्रेजी के शब्दों को आप हमेशा पुल्लिंग में रखेंगे। अंग्रेजी के शब्दों का जिसका लिप्यंतरण हो जाता है और उसे आप हिंदी में स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे शब्द हमेशा पुल्लिंग होंगे। संज्ञा शब्द ही हम अंगीकृत करते हैं ना ज्यादातर, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए हम जैसे आगे कंप्यूटर बढ़ते चलाया हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। सेल्फी जैसे एक शब्द आया है, सेल्फी को हमने सेल्फी ही ले लिया है। अगला है सूत्र है, जिन शब्दों का प्लूरल बनाने में इया या ए होता है, नाक से मैं जानबूझ के बोल रहा हूं वैसे, इया जैसे लड़कियां, ठीक है, या ए का प्रयोग होता है, वे शब्द स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। जिन शब्दों का प्लूरल बनाने में इया या ए का प्रयोग हो उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करें। इसके बाद आता है कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे लेंस, पेटेंट, टेंडर। अगर इसका आप लिप्यंतरण करते हैं, अर्थात उसी रूप में हिंदी में लिख लेते हैं देवनागरी लिपि में, तो उनमें न जो ध्वनि आती है उसके लिए आप कई जगह आपने देखा होगा कि जहां न आता है, न की जगह हम ऊपर अनुस्वार लिख देते हैं, बिंदी लिख देते हैं, ठीक है, उसको उसी रूप में लिखना है। कई जगह आधा न लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पेटेंट, आप देख रहे हैं काले में लिखा हुआ है स्क्रीन में, पेटे आधा न ट नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। लेंस में आधा न स लिखेंगे, बोलचाल में भले चल जाए, व्याकरण के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो उसे लेंस, देखिए लाल में मैंने लिखा है लेंस, ल में एक ही मात्रा और ऊपर बिंदी और स, ठीक है, तो लेंस के रूप में उसे लिखें। क्लियर है सर? हाँ बोलिए। सर हाफ न का, सर हाफ न का मानक हिंदी में कोई मतलब ये नहीं है क्या? मानक सर हाफ न मानक हिंदी नहीं है। हाफ न मतलब मैं समझा नहीं, शब्द बताइए, मतलब स्पेलिंग मानक बताइए। नहीं था उसको, जो अपने समझिए क्या बताया, मैं सुन नहीं आधा पाया। ना बोल रही हैं। आधा न, हाँ अच्छा, हाफ न बोल रही हैं सर मैडम। लेंस है सर, आपको एक तो अनुरोध है कि जब आप हिंदी पढ़ें तो प्रयास करें कि हिंदी के अक्षरों को तो हिंदी में उच्चारित करें, आधा न बोलिए, उसको मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है लेंस सर, और तो वही मैं पेटेंट। पूछ रही थी कि मानक हिंदी में, हाँ, मानक हिंदी में हर जगह नहीं, मैंने क्या कहा, अंग्रेजी के जो शब्द सर हमें मानक हिंदी में हाफ न जैसा, मानक हिंदी पे मैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ अंग्रेजी के जो शब्द हैं जिसे हमने हिंदी में लिया है, जैसे लेंस है, चश्मे का लेंस होता है, या पेटेंट है, टेंडर है, उसको अगर उसी रूप में लिखना होगा तो मैं देखिए ब्लू से अंडरलाइन किया हूँ, लेंस, पेटेंट, इस रूप में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, आधा न का प्रयोग नहीं करेंगे। जी सर। इसके बाद हम आते हैं अगली चर्चा में। अब जब अनुवाद की तरफ थोड़ा और बढ़ते हैं कि जब आप ये नियम जान गए तो अनुवाद करते समय संदर्भ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संदर्भ का मतलब कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आई हैव नो इश्यूज, लिखिए, नोट करिए, मैं अक्सर बोलता रहता हूं आई हैव नो इश्यूज। अगर मेडिकल लैंग्वेज में किसी डॉक्टर के पास आप जाके बोलेंगे कि आई हैव नो इश्यूज, तो वो समझेगा कि आपके कोई बच्चा नहीं है। मेडिकल साइंस में इशू को कहते हैं बच्चा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कार्यालयी भाषा में या सरकारी भाषा में आप प्रयोग करें आई हैव नो इश्यूज, इसका मतलब हो गया कि मुझे कोई शिकायत नहीं है सर,
तो संदर्भ के अनुसार यदि आप अनुवाद नहीं करते हैं तो आपका वह अनुवाद गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, संदर्भ सर जरूर कार्यालय देखें। में इशू को क्या बोलते हैं सर? कार्यालय में इशू को अगर लीगल कार्यालय में तो मेडिकल कार्यालय भी हो सकता है ना। मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में हमारे जो मित्र नौकरी करते हैं, आप कार्यालय के हिसाब से मत देखिए, प्रशासनिक, मेडिकल, लीगल, इस तरह के अनुवाद के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रशासनिक अनुवाद में इशू को लिखेंगे कोई मामला नहीं, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन चिकित्सा में अगर जाते हैं, मेडिकल में, तो ध्यान रहे कि आप वहाँ इश्यूज लिखते हैं तो डॉक्टर समझेगा कि आई हैव नो इशू सर, मेरे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो संदर्भ का ध्यान जरूर है। और अगली पंक्ति उसी से संबंधित है कि संदर्भ बदलते ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। एक उदाहरण मैं आपको स्क्रीन पे और दे रहा हूं। ये शब्द पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, मैंने भी बहुत दिन बाद सुना है। रूमिनेशन का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है, पढ़ के बता सकते हैं। जुगाली जुगाली करना, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं कि द बफेलो इज रूमिनेटिंग, नेशन को नेटिंग करेंगे, वर्ब बनेगा, तो क्या होगा रूमिनेटिंग का? द बफेलो इज रूमिनेटिंग, क्या हिंदी लिखेंगे? भैंस जुगाली कर रही है। भैंस भैंस जुगाली कर रही है। हाँ, वो तो हनी बाबा का वो भी है ना, मशहूर शायर हनी सिंह जो हैं, उन्होंने भी कहा है ना, जिसको गाना नहीं गाना हो जाके अपनी भैंस चराए। तो बफेलो इज रूमिनेटिंग अगर हम लिखते हैं तो इसकी हिंदी हम लिखेंगे भैंस जुगाली कर रही है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि मैन इज रूमिनेटिंग, हाँ, अगर मैं इसको लिख दूं, गांव में इसको बोलते हैं करना। हाँ, क्या बोलते हैं सर? पागुर करना, पगुराना। हाँ, पगुराना वो स्थानीय भाषा हो गई ना, लेकिन जुगाली करना हिंदी में लिया गया है। ठीक है, वो जैसे कहा जाता ना, कैसे भैंस रही पगुराए, कुछ उसके आगे है ना, ये आपको तो उसमें भैंस के आगे बीन बजाए। हाँ, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रही पगुराए, बहुत अच्छा। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, भैंस जुगाली कर रही, लेकिन अगर कह दें मैन इज रूमिनेटिंग, तो हम लिख दें कि वो, चाहे मैन की जगह मान लीजिए नाम लिख दें, राजा लिख दें, रमेश लिख दें, रमेश इज रूमिनेटिंग, तो इसका मतलब रमेश जुगाली कर रहा है अगर आप लिख देते हैं तो ये संदर्भ गलत हो जाएगा। यहाँ रूमिनेटिंग का मतलब च्युइंगम खाते वक्त ऐसे ही होता है ना जी, क्या बोल रहे हैं शर्मा साहब? सर? च्युइंगम खाते वक्त ऐसे ही करते हैं बहुत सर। हाँ, च्युइंगम खाते वक्त ऐसे ही करते लोग। जी जी, लेकिन वो जुगाली नहीं कहा जाएगा। वो तो चूंकि लोगों ने अपनी आदत बिगाड़ ली है। अदरवाइज अगर साहित्य की भाषा में प्रयोग होता है कि मैन इज रूमिनेटिंग या शेक्सपियर वॉज रूमिनेटिंग इन हिज ड्रीम्स, तो शेक्सपियर अपने सपने में चिंतन कर रहे थे, जुगाली नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह से एक और वाक्य लिख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देने के बाद मैं फिर से कहूं कि ठीक है, आई एम गोइंग टू थ्रो ए पार्टी। थ्रो ए पार्टी का मतलब क्या है? पार्टी देना, पार्टी करना, पार्टी देना। लेकिन ये पार्टी देना, लेकिन अगर मैं आपको वही कह दूं कि आई विल थ्रो यू आउट द विंडो, आउटसाइड द विंडो, क्या होगा इसका? मैं आपको विंडो से बाहर फेंक देना, वहाँ पार्टी नहीं बाहर फेंक दूंगा। इसी तरह एक और शब्द मैं अगर आपको दूं, थ्रो ए स्टोन, क्या फेंकना हो जाएगा? पत्थर फेंकना। अब इसके बाद आता है अगला जो अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण है, वो नाउन्स बोलते हैं, NAUANC, नाउन्स या नाउन्स, जो आप उच्चारित कर लें अपने स्थानीय भाषा के अनुसार। नाउन्स एक्चुअली सही उच्चारण है इसका, नाउवेंस। ठीक है, नाउवेंस को आप बारीकी समझ लीजिए। जैसे कहते हैं हर भाषा की बारीकी का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पेनिश का कोई शब्द आप लोगों ने सुना है कहीं जी? कैसा? स्पेन की जो भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेन की जो भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेनिश बोलते हैं। तो स्पेन की जो भाषा होती है उसमें जे होता है ना, जे अक्षर जो होता है, जे को वो लोग ख के रूप में उच्चारित करते हैं।
तो अगर मान लीजिए आप पंजाब लिखेंगे तो वो क्या उच्चारण करेंगे इसका, क्या करेंगे बताइए। जैसे मान लीजिए ये जे मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग? ये जे मैं लिख रहा हूँ तो इसका उच्चारण ये लोग ख के रूप में करते हैं। तो स्पेनिश, अगर इंग्लिश से आप स्पेनिश में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हो तो आपको उस भाषा की प्रकृति या उस भाषा की बारीकी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं अगर ये देखिए, ये इसी तरह से गुजराती भाषा में या मराठी भाषा में बोलते हैं कि हमारा एक शब्द होता है, क्या बोलते हैं उसको, शर्मा साहब मैं भूल रहा हूँ शब्द, याद दिलाइएगा। राजीनामा हो गया। जी सर, कौन? राजीनामा। जी सर। राजीनामा शब्द होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रयोग करते हैं। राजीनामा का मतलब क्या होता है? डिवोर्स अगर मान लीजिए संबंध विच्छेद है सर, डाइवोर्स कहेंगे। हाँ, डाइवोर्स राजीनामा बोलते हैं महाराष्ट्र और उसमें डाइवोर्स या अलग होना बोलते हैं। लेकिन राजीनामा और लोग सोचेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ इन दोनों में सुलह हो गया, ठीक है ना। तो भाषा की प्रकृति को समझते हुए आप काम करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाक जो है वो हिंदी में तो नाक ही होती है, नोज होती है, लेकिन आप दूसरी भाषा में अगर देख लें, तेलुगु भाषा में तो नाक जीभ के लिए बोलते हैं। ऐसे कई सारे शब्द आएंगे। अगर शब्दों की बात मैं करूं तो और भी शब्द हैं कुछ मेरे पास। जैसे स्पेनिश में COMO लिखें, अगर आप COMO को स्पेनिश में क्या कहा जाता है, COMO, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? देख पा रहे हैं मैं लिख रहा हूं COMO। कोमो लिखे हैं हम ना? जी सर। कोमो इसका मतलब होता है ईट। कोमो मतलब ईट होता है। इसी के लिए देखिएगा, अगर आप लोग रेल यात्रा किए होंगे आज से 3-4 साल पहले, तो कमेसम करके एक संस्था होती है जो खाना वाना सप्लाई करती है रेलवे में, फूड ऑन व्हील करके उन्होंने निकाला था, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनका आप लोग भाषा की बारीकी के अनुसार ध्यान रखेंगे, ठीक है। भाषा को समझे बिना नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं हम अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है कि इंद्रियों द्वारा जो अनुभव किया जाता है, इंद्रियों द्वारा अनुभव, जैसे सूंघ रहे हैं, भूख लगी है, ठीक है, देख रहे हैं, ऐसे जो शब्द हैं जिनका इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उनको हम अक्सर कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं अनुवाद, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी है, ठीक है, या मुझे भूख लग रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग हंग्री, नहीं, आई फील हंग्री, ठीक है। फूल मीठा महक रहा है, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले। दूसरी बात है, भाषा की प्रकृति के अनुसार हम काम करेंगे, अर्थात साहित्य और संस्कृति को जो इंटीग्रेट करने वाले शब्द हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है कोई ऐसे शब्द जो उस संस्कृति या उस साहित्य के विशेष शब्द हैं, उन शब्दों को हम ट्रांसलिटरेट कर लेते हैं, हम उसका अनुवाद करने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसे हिंदी में हम धोती लिखते हैं तो कुछ बड़े बहादुर बच्चे बोलते हैं नहीं, उसको बैक टाई लिख देते हैं, और जो गले में लगाते हैं उसको हिंदी में लिखना है तो गर्दन लंगोट कर देते हैं। नहीं, ये गलत है, फ्रंट टाई, ठीक है। तो लंगोट शब्द ऐसे में देखिए, अक्षत, अक्षत सिर्फ संस्कृत में प्रयोग होता है, भारतीय परंपरा में है, ये अंग्रेज अक्षत नहीं जानते हैं, वो बोले व्हाट अक्षत। तो अक्षत का मतलब होता है कि जो पूजा में प्रयोग करते हैं, या जो चावल टूटा ना हो, कोई भी अन्न का दाना जो टूटा ना हो, टुकड़े ना हो, अक्षत को आप उसी रूप में लिख देंगे। जनेऊ, टाई, टाई को आप गर्दन लंगोट नहीं लिखेंगे, और धोती को बैक टाई नहीं लिखेंगे। कुर्ता के लिए कुर्ता का प्रयोग करेंगे, और आप जैसे मैं करता हूं अनुवाद, तो मैं धोती ब्रैकेट में DHOTI, या फिर हिंदी में धोती उसका प्रतिरूप लिख दिया करिए, या फिर फुट नोट बोलते हैं। फुट नोट मतलब एकदम नीचे वाला जो मार्जिन रखते हैं उसको फुट नोट बोलते हैं।
फुट नोट में आप उसको लिख दीजिए स्टार बना के 1 2 3 जनेऊ धोती, ऐसे तमाम शब्द हैं, खड़ाऊ हैं और कई शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिर अगली बात में। धोती को नोट बोलते हैं क्या कर रही हैं सर? धोती को फुट नोट बोलते हैं सर। बक मैं बोला फुट नोट मार्जिन होता है ना, एक पेपर पे जब आप लिखना शुरू करते हैं तो ऊपर मार्जिन देते हैं, नीचे मार्जिन देते हैं। तो आप ऊपर जहां अनुवाद कर रहे हैं वहां धोती को DHOTI लिख दीजिए और वहां स्टार बना दीजिए और स्टार नीचे लगा करके लिख दीजिए धोती। ठीक है, हिंदी वाला धोती लिख दीजिए, उससे पढ़ने वाला समझ जाएगा फुट नोट देख करके कि हाँ ये धोती है, अर्थात ये संस्कृति का शब्द है। उसके बाद जो अगली बात मैं बताना चाह रहा था, अगली बात यह है कि विभागों के अंग्रेजी नाम का तब तक हिंदी न लिखें जब तक आपको यह पता न हो कि उनके नामों का पंजीकरण हुआ है या हिंदी नाम उपलब्ध हैं। ये जो सूत्र मैं बता रहा हूं, ये कार्यालय में जब आप काम कर रहे हैं या आपको ऐसे काम मिला तब ये लागू करिएगा, नहीं तो आप इंटरनेट कहां देखेंगे परीक्षा हॉल में। अब जैसे एक अनुभाग है हमारे कलकत्ता में ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया को आप तेल भारत कर दें, कोल इंडिया को कोयला भारत कर दें अतिवादी बन करके, तो आपका अनुवाद सरासर क्या हो जाएगा? क्या होगा ऋषिकेश जी? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। एग्जामिनर को अगर 10 नंबर देने का मन होगा तो -10 दे देगा। ठीक है, तो ऐसी गलती न करें। उसके बाद कहते हैं जहां तक संभव हो सके संज्ञा के जो शब्द हैं, नाउन शब्द जो हैं, उनको भी आप यथारूप ले सकते हैं। जैसे मिस्टर जॉन, मिस्टर स्मिथ, सविता, रिंकी, इन सब के लिए आप लोग अनुवाद करने का प्रयास न करें। जैसे मान लीजिए कई बच्चे बचपन में जोक किया करते थे कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो बोला सर माय फादर्स नेम इज सूर्य प्रकाश। बोला टेल इन इंग्लिश, तो वो सनलाइट बोला, माय फादर्स नेम इज सनलाइट। अगर इस तरह की भूल करते हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी। तुम्हारा नाम क्या है? जीवन प्रकाश, तो लाइफ बॉय मत बोलिए। इस तरह का बहुत गलत परिपाटी है और अनुवाद गलत हो जाएगा। उसके बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, शब्दावली की एकरूपता का ध्यान रखें तथा सर्वत्र प्रचलित भाषा के शब्द का प्रयोग करें। एकरूपता का मतलब यह हो गया, मान लीजिए एक 5 पन्ने का आपको मैंने अनुवाद दिया, एक जगह ह्यूमन लिखा हुआ है, ऐसे 20 जगह ह्यूमन लिखा है। आप पेज 1 में ह्यूमन के लिए मानव लिख रहे हैं, पेज 2 में इंसान लिख रहे हैं, पेज 3 में आपको आदमी लिख रहे हैं, पेज 4 में फिर से मानव लिख रहे हैं। इस तरह की गलती अगर करते हैं तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। ठीक है, आप उसके लिए प्रयास करें। आसान शब्द मैंने आपको पहले ही भारत सरकार का नियम दिखा दिया, आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए भारत की किसी भाषा का, आप बिहार की भाषा प्रयोग कर लें, महाराष्ट्र की कर लें, लेकिन आसान, ऐसा ना हो कि कठिन शब्द हो। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो एम्बुलेंस होती है पेशेंट को ले जाने वाली, इसका हिंदी क्या होता है? एम्बुलेंस का हिंदी कोई बताएगा? उदय जी। प्रचलित नहीं है। हाँ, शर्मा साहब अच्छा बोले। मराठी में हाँ, महाराष्ट्र में उसको रुग्ण वाहिका बोलते हैं। रुग्ण मतलब रोगी, वाहिका मतलब उसका वहन करने वाली, उसको ले जाने वाली। लेकिन बहुत जगह कोई रोगी वाहन कहता है, कोई रोगी का वाहन। अब अगर हम रोगी वाहन कहते हैं मतलब वाहन ही रोगी है। ऐसी स्थिति में हम लोग अगर उसका मराठी शब्द का अनुकरण कर लें तो क्या खराब है? खराब है कहीं रानी? नहीं सर, प्रचलित भाषा। इसी तरह से चूंकि आप लोग कहेंगे बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल में होकर के, बंगाल में एक जगह बस स्टैंड पे मुझे एक शब्द दिखा मिला, बांग्ला में बसोपेक्षा, बस ओ, बस में ओ की मात्रा और पेक्षा, अपेक्षा, बहुत सुंदर उन्होंने संधि बना दिया था उसका। बसोपेक्षा मतलब होता है बस की अपेक्षा करने वाला स्थान, अर्थात बस स्टैंड। तो मान लीजिए मोहित जी दिल्ली में है, मोहित जी आप बसोपेक्षा क्यों नहीं ले सकते? बंगाल का शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, भारत का ही तो शब्द है। मोहित जी गलत कह रहा हूं?
ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर हम लोग कर लें तो हमारी हिंदी समृद्ध होगी। और भारत सरकार भी यही कहती है, अब तो 2020 का आदेश है, सरकारी आदेश है, तो शब्दावली को हम लोग, शब्दकोश को क्यों ना हम धनी करें। ठीक है, यही अंतिम जो वाक्य लिखा हुआ है, शब्दावली की एकरूपता का ध्यान रखें तथा सर्वत्र प्रचलित भाषा का प्रयोग करें। इसके बाद आता है अनुवाद करते समय ये ध्यान रखें, ये हम लोग सब गलत करते हैं, 99.999% लोग गलत करते हैं। अनुवाद करते समय स्रोत भाषा की वाक्य संरचना की नकल न करें, लेकिन हम लोग जरूर करते हैं, हाँ या ना। अंग्रेजी जैसी है, हम कोशिश करते हैं हिंदी ऐसी हो। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे अनुवाद में अंग्रेजी की आत्मा मतलब भूत चढ़ गया है। ये जो अंतिम गलती अभी लिखा हूं, अगर ये गलती करते हैं तो आप लोग क्षम्य अपराध नहीं करते, अक्षम्य अपराध करते हैं और उसके लिए आपको सजा मिलती है। गब्बर सिंह बोलता है ना, बरोबर मिलेगी और नंबर कट जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी की वाक्य संरचना क्या है? हिंदी की वाक्य संरचना में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, फिर क्रिया। तो हम उसी रूप में क्यों न लिखें, थोड़ा और बड़ा करें तो कर्ता, उसके बाद कारक चिन्ह, उसके बाद सहायक क्रिया या फिर कर्म, कर्म नहीं है तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद क्रिया या फिर क्रिया, ऐसे करके हम जाएंगे। लेकिन अंग्रेजी में लिखते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का प्रारूप चलता है। तो अपनी अपनी भाषा में उनका प्रयोग करें, न कि अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा में उसका प्रयोग करें, और यह बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। दूसरी सबसे गलती हम लोग करते हैं, शब्द प्रतिशत अनुवाद करने लगते हैं। सर एक बार फिर से बोलिए ना सर, क्या बोले आप? स्क्रीन पर देखिए, मैं बता रहा हूँ। अनुवाद करते समय आप अंग्रेजी भाषा की नकल हिंदी में मत करें, हिंदी भाषा की वाक्य संरचना की नकल से अंग्रेजी मत लिखें। जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी भाषा में क्या चलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, या फिर थोड़ा और बड़ा करें तो सबसे पहले टाइम, फिर प्लेस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। थोड़ा और बड़ा करें तो इस तरह चीज़ें बढ़ती जाती है। इसी तरह से हिंदी में सबसे पहले आता है कर्ता जो काम कर रहा है, उसके बाद फिर हम कर्म का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया का मतलब वर्ब लास्ट में। अगर आप अंग्रेजी की प्रकृति का अनुसरण करके वर्ब को पहले लिख देते हैं तो हिंदी आपकी गलत हो जाएगी व्याकरण के अनुसार, और फिर आपको नंबर कम मिलेगा। इसी आधार पर शब्द प्रतिशत अनुवाद न करें।